चलिए, आंख की बातें हो गई थी कि आंख में 3 प्रकार की पलकें मिल रही थी। चलो, कौन कौन सी पलक मिल रही थी इसके अंदर? आंख में 3 प्रकार की पलक थी, ठीक है। एक थी ऊपरी पलक, दूसरा निचला पलक और एक निमेषक कला या निमेषक पटल। निमेषक कला भी बोलते हैं इसको और पटल भी बोलते हैं। और इसका एक और नाम है नेक्टेटिंग झिल्ली, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है। इस निमेषक पटल का बहुत सारा नाम है, या तो निमेषक पटल कहते हैं, या कला कहते हैं, या नेक्टेटिंग झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, या नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। सब कुछ एक ही चीज का नाम है ये, ठीक है। अब सबका काम भी आपको बता दिए थे कि ऊपरी वाला जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। मेंढक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपरी जो इसका आंख का पलक होता है वो फिक्स होता है, हिलता डुलता नहीं है, गतिहीन होता है। जबकि जो चलने की बात करें तो सर ये वाला पलक जो निचला वाला है ये क्या होता है? गति करता है, ठीक है। ये गतिशील होता है, ये गतिहीन है, ये गतिशील होता है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये भी गति करता है, ठीक है। ये मुक्त होता है, ये भी आवश्यकता अनुसार गति करता है। और ये कब गति करता है? कि जब पानी में या कीचड़ में जाना होता है तब, ठीक है। चल, अगला है हमारा ब्रो स्पॉट। ब्रो स्पॉट को देखो यहां पे, अगर किसी मेंढक को देखोगे ना ढंग से, तो मेंढक को ढंग से देखने के बाद देखो, पहला तो इसका ये आंख, एक ये आंख हो गया, एक ये वाला आंख हो गया, और दोनों आंखों के बीच में यहां पे देखो ये छोटा सा डॉट, ठीक है। ये क्या है? ब्रो स्पॉट। अब ब्रो स्पॉट है क्या यहां पे? जैसे आईब्रो है ना, ठीक है, ये वर्ड आया है आईब्रो से। अब आईब्रो में कहीं ना कहीं आई हटा दिया गया, ठीक है। दोनों आंखों के बीच में स्पॉट का मतलब क्या होता है? एक बिंदी, ठीक है। मतलब ऐसे टिकुली जैसे, समझ रहे हो, दोनों आंखों के बीच में एक बिंदी सा लग गया है, ठीक है। इसे तो क्या बोला है? स्पॉट बोला है। और देखने में ऐसा लगता है कि ये इसकी तीसरी आंख है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तृतीय या तीसरा नेत्र भी बोला जाता है। हालांकि ये काम करता नहीं है, ये अवशेषी है, यहां पर ये कोई भी काम नहीं करता है। सुनिएगा ध्यान से क्या बोले, इस मेंढक में इस ब्रो स्पॉट का कोई भी काम नहीं है। जैसे हम लोगों में अभी बात किया था ना निमेषक पटल, कि हम लोगों में निमेषक पटल है, हाँ है, ठीक है। क्या वो कार्यरत है? वो सिकुड़ करके हमारे आंख के एक किनारे पर आ चुकी है, उसका कोई कार्य अब नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हमने उसका इस्तेमाल करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। इस कारण से अब वो हमारे शरीर में छिप गया है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें हो सकता है शायद कभी कुछ काम रहा हो, लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट में इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का ऐसे अंगों को जिनका कोई काम नहीं है, ऐसे अंगों को कहते हैं अवशेषी अंग, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। डन, ये है इसका ब्रो स्पॉट। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन क्या है? क्योंकि सर हम क्या देख रहे थे? बाह्य आकार की देख रहे थे, ठीक है। और बाह्य आकार की में हमने क्या कहा था कि जो मेंढक है इसका शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, सिर और नीचे का हिस्सा धड़। तो सिर में हम एक एक करके सारी संरचना देख रहे थे कि सिर में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, जिसमें से याद होगा आपको क्या क्या चीजें थी। देखो, मुख था, नासिका रंध्र थे, आंख था, टिम्पैनिक कला है, वाक्य कोश है, ब्रो स्पॉट है। इसमें से हम मुख समझते हैं, नासिका रंध्र समझते हैं। आंख की बात करें अगर हम लोग, आंख में छोटा सा एक पॉइंट छूटा हुआ है। जैसे हमने आंख में कहाँ पे, यहाँ पे तो सब कुछ बात हो गया था, एक चीज खाली रह गया है कि जैसे हमें पता है ना कि बच्चा जो नेत्र होते हैं, वो नेत्र कितने प्रकार का आपको पढ़ाया है? 2 प्रकार का। याद रखिएगा, इसका नेत्र कैसा होता है? सरल नेत्र होता है, ठीक है। जबकि अभी कुछ दिनों पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉकरोच, वहां पे उसका नेत्र कैसा था? संयुक्त नेत्र था। यहाँ पर इसका नेत्र कैसा है? सरल नेत्र है। अब सरल नेत्र है तो इसके आंखों में क्या होगा? केवल और केवल एक लेंस की इकाई होगी या एक ही लेंस होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा सब कुछ आप जानते हैं। फिर उसके बाद
ये ब्रो स्पॉट की बारी आई थी। ये दोनों आंखों के मध्य पृष्ठ पर स्थित एक छोटा वृत्ताकार हल्के रंग का बिंदु होता है, यह अवशेषी तृतीय नेत्र है। ठीक है, यानी कि ये अवशेषी है, इसका कोई काम नहीं है, प्लस ये दोनों आंखों के बीच में मिल रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया तृतीय नेत्र या तीसरा नेत्र कहते हैं इसको। अब इसके आगे अगला क्या है हमारा, टिम्पैनिक कला। ठीक है, अब टिम्पैनिक कला को क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। हाँ, इसको बहुत सारा नाम देते हैं, जैसे एक और नाम है इसका ईयर ड्रम, कान का पर्दा, जो आप कहना चाहो सब कह लो इसको। ठीक है, अब क्या है ये, जैसे पहले अभी क्या है कि हमारे सिलेबस में से कान हटा दिया गया है, तो जब हम कान पढ़ाते थे हम लोग ना, तो कान में कुछ ये संरचना बताते थे। नहीं, ये कान है। ठीक है, ये कान की संरचना है। अब क्या है कि सर ये वाला हिस्सा ये बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये अंदर जो कुछ नलिका होती है हमारे कान के अंदर, ठीक है, इसको कहते हैं मध्य कर्ण, और ये होता है इधर का हिस्सा अंतः कर्ण। अब छोटी सी एक संरचना है, देखो कि सर मध्य कर्ण जो है, मध्य कर्ण के भाग में एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इसी झिल्ली को नाम दिया जाता है टिम्पैनिक कला या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, या कान का पर्दा कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे कानों में कोई आवाज जाता है, ठीक है, सिस्टम कैसे काम करता है वो समझिएगा, कि जैसे ही कोई कान में आवाज जाता है, वो आवाज जाकर के इस कान के पर्दे से टकरा रहा होता है। ठीक है, अब आप सोचो जरा, क्या हम लोग बिजली को, या हमारे पास 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट से हम लोग 12 वोल्ट कन्वर्ट करते हैं क्या? 220 वोल्ट से हम लोग बैटरी चार्ज कर लिए, क्या हो गया, वो 12 वोल्ट हो गया, स्टोर हो गया। फिर जरूरत पड़ने पे उस 12 वोल्ट का 220 वोल्ट बना लेते हैं क्या? इन्वर्टर लगा दिया, फिर वो 12 वोल्ट से क्या हो गया, मेन वोल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा ही काम होता है यहाँ पे कि सर आवाज जा रही है, आवाज में क्या होता है, तरंग होता है, वेव होता है, सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये कान के पर्दे से हमारी आवाज जाकर के टकराती है ना, तो टकराने के पश्चात जैसे ही यहाँ पर जाकर के कोई भी वेव, कोई भी साउंड टकराता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, कंपन। ठीक है, इस कंपन को आगे की ओर भेजा जाता है। यहाँ पे कुछ हड्डियां होती हैं, कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे आपने कान में सुना है ना कि कान में एक सबसे छोटी हड्डी है, कौन, स्टेपीज। ठीक है, वो स्टेपीज भी रहती है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको अवशोषित करने का काम करती है। फिर यहाँ पे तंत्रिकाएं लगी होती हैं, वो तंत्रिका क्या करती है कि उस तरंग को कहीं ना कहीं किस रूप में लिया गया है, कंपन के रूप में, उसको एक से दूसरे में करते करते मस्तिष्क भेजा जाता है। फिर मस्तिष्क में ले जा करके उस तरंगों को, उस कंपन को बदला जाता है वापस तरंग में, तब जाकर के हमें समझ में आता है कि सुनाई क्या दे रहा है। सोचो, ये भी काम बहुत फास्ट है। हमने बोला आपको सुनाई दे दिया तुरंत, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बहुत ज्यादा है। खैर, इतना दूर आपको नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि ये जो कान का पर्दा है, यही क्या करता है सर, जो ध्वनि आ रही है, इस ध्वनि को किस में बदलता है, कंपन में बदलता है। ठीक है, हमारे अंदर अगर देखोगे तो क्या मिलेगा, बाह्य कर्ण मिलेगा, बाह्य कर्ण के बाद मध्य कर्ण मिलेगा, उस मध्य कर्ण के अंत सिरे पे क्या मिलेगा आपको, कान का पर्दा। जबकि अगर हम लोग मेंढक को देखें, ये देखो मेंढक का बाबू, ये देखो कान का पर्दा है ये वाला, कोई बाह्य कर्ण यहाँ पे है क्या, नहीं। तो मेंढक में बाह्य कर्ण नहीं होता है, डायरेक्टली क्या होता है, टिम्पैनिक कला होता है। यानी कि ये भाग क्या है इसका, टिम्पैनिक कला, या फिर सीधा सीधा कहो क्या है, कान का पर्दा है। बाकी कान के पर्दे को हम कान का पर्दा ना बोल के क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक कला बोलते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि टिम्पैनिक कला क्या है। तो टिम्पैनिक कला सर एक ऐसी कला है, एक ऐसी झिल्ली है जो क्या करती है, ध्वनि सुनने के काम में आती है। इसको सिंपली हम एक भाषा दे सकते हैं क्या, कान का पर्दा। इस मेढक में बाह्य कर्ण नहीं होता। अच्छा, बाह्य कर्ण का क्या काम है हम लोग का, ये अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए ये एक प्रकार का क्या है, अवशेषी अंग है। हेलो, हाँ बोलो।
कितना कम है? अच्छा हो जाएगा, आ रहा है ना, क्लास से निकलते हैं तो हो जाएगा, करा दिया जाएगा। उस पे नहीं होगा तो मैडम पे करा दिया जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है उनका अभी। पैन कार्ड है मतलब हमारे पास नहीं है मोबाइल में। पापा हैं साथ में, बोलो घर पर फ़ोन कर लेंगे, हम क्लास में हैं। चलिए हो गया यहाँ तक की बात, आगे चलते हैं। क्या क्या खत्म कर लिया? मुख, नासिका, आंख, टिम्पैनिक कला, ब्रो स्पॉट। अब क्या रह गया? वाक्य कोश। वाक्य कोश देखिएगा, ये जो मेंढक दिख रहा है ना, इस मेंढक के पास मुख में एक थैली होती है, एक गुब्बारे नुमा थैली होती है। कभी आपने मेंढक को चिल्लाते हुए देखा है? चिल्लाते हुए आवाज सुना है कि मेंढक को देखा है उस टाइम पे? बढ़िया से देखा है? उस समय उसका नीचवा मुंह यहाँ पे फूला रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके यहाँ पे एक पतली सी झिल्ली नुमा संरचना होती है। आज मैंने मेहनत नहीं किया है इसलिए पीपीटी में नहीं ला पाया, नेक्स्ट वाले में आपको दिखा देंगे। यहाँ पे एक झिल्ली रहती है, वो जरूरत पड़ने पे क्या होता है कि मेंढक हमेशा नहीं चिल्लाते हुए देखोगे आप मेंढक को, क्योंकि सर मेंढक बाकी टाइम पे मिलेंगे नहीं। कब मिलेंगे? ये बरसात में मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हवा भर लेते हैं ये लोग, मुख से हवा भरेंगे, और जब हवा को यहाँ से बाहर निकालेंगे ना, ये पूरा ऐसा झिल्ली फूल जाता है, पतली सी झिल्ली रहती है, गुब्बारे जैसी फूल जाएगी। और जैसे ही ये हवा को फिर मुख से वापस बाहर निकालेंगे तो कैसी आवाज आएगी? टर टर की आवाज आएगी। समझ में आ गया? तो ये टर टर की आवाज निकालने की संरचना जहां से मिल रही है, या फिर जहां से ये आवाज निकल रही है, उस संरचना का नाम है क्या? वाक्य कोश, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर ये टर टर की आवाज क्यों? और एक बात पता है, ये संरचना वाक्य कोश केवल नर में पाया जाता है, मादा में नहीं होता है, ठीक है। ये संरचना केवल और केवल वाक्य कोश किस में मिलेगा? नर में मिलेगा, मादा में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चिल्ला रहा है तो वो नर है, समझ में आ गया? अगर वो टर टर की आवाज निकाल रहा है तो वो नर है, मादा कभी नहीं चिल्लाती है। कारण कि सर मादा में वाक्य कोश अनुपस्थित होता है, नर में वाक्य कोश होता है, ठीक है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक है, वो कारण जानते हो क्या? कि जैसे ही सीजन आता है, कौन सा सीजन? बरसात का, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि बरसात का सीजन आ गया तो ये पानी देख करके चिल्ला रहे, नहीं। जैसे वो जनन करने के लिए आवाज कर रहे हैं, ठीक है। ये आवाज सुन करके मादा मेंढक जो होगी उनके तरफ आकर्षित होगी। जैसे याद है फेरोमोन्स? फेरोमोन्स याद है? एक्टो हार्मोन नहीं याद है? हमारी गलती है, नहीं पढ़ाए होंगे हम। मादा कॉकरोच के पास कुछ रसायन युक्त ग्रंथियां थी जिनको नाम दिया था वाष्पशील ग्रंथि। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जो वाष्पशील ग्रंथियां थी सर, वो ऐसे कुछ रसायन स्रावित कर रही थी। अब वाष्पशील पता इसलिए बोलते हैं ना कि उनका रसायन निकल के वाष्प की तरफ पूरा फैल जाता है चारों तरफ, इसलिए कहते हैं उसको वाष्पशील ग्रंथि। तो वो क्या करती है सर, कुछ सुगंधित रसायन, अब उस दिन आप लोग दुर्गंधित कह रहे थे, जो भी हो, अब हमारे लिए तो नहीं, लेकिन उनके लिए क्या सुगंधित है, कुछ ऐसा रसायन स्रावित करती है जो सुगंध उत्पन्न करता है, और उस सुगंध को सूंघते हुए या महसूस करते हुए नर कॉकरोच उसके पास चला जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, नर आपके जो नर मेंढक होते हैं, ये टर टर की आवाज इसलिए करते हैं ताकि मादा मेंढक को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, ठीक है। अब वो आवाज सुन करके मादा मेंढक क्या होगी, इनकी तरफ आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये बरसात के मौसम में चिल्लाते हैं, ठीक है। ये टर टर की आवाज कब करते हैं? वर्षा वाले मौसम में करते हैं। अब वर्षा वाले मौसम में क्या चारों तरफ पानी ही पानी होता है क्या? सर चारों तरफ पानी ही पानी है, और इनको जनन करने के लिए क्या पानी की आवश्यकता है? सर जाहिर सी बात है, क्योंकि इनमें जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है ना। अब बाह्य निषेचन होगा तो पानी में ही करा सकते हैं बाह्य निषेचन। तो ये नर मेंढक टर टर की आवाज करेगा, अब इसके तरफ मादा मेंढक चली आएगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होता है, इनका निषेचन होता है, ठीक है। अब निषेचन करने की जो प्रक्रिया है ना, बड़ी अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा पेचीदा होता है इनका।
क्या होता है कि एक नर मेंढक जो है ये आसानी से अपने शरीर से शुक्राणुओं को त्याग देता है, ठीक है, लेकिन एक मादा मेंढक को थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल को राहत देने के लिए ये नर मेंढक क्या करते हैं कि ये मादा मेंढक हो गई, मादा मेंढक के पीठ पर ये चढ़ जाते हैं, ठीक है, और चढ़ने के बाद अपने हाथों से दबाते हैं दोनों ये इस पोर्शन को, ठीक है, वो दोनों हाथों से अपने दबाते हैं, तब जाकर के उसके अंडाणु निकल करके पानी में आते हैं। वो प्रक्रिया वो जब आएगा निषेचन हम लोग देखेंगे, फिलहाल लगे हाथ आया तो बता दिया आपको, ठीक है। तो टर की आवाज के पीछे रीजन क्या है कि ये मादा मेंढक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उस संरचना का नाम क्या है जहां से ये आवाज आ रही है? वाक् कोश, ठीक है, वोकल सैक भी बोलते हैं इसको, वाक् कोश। और ये केवल और केवल नर में उपस्थित होता है, मादा में नहीं होता। डन। हमने पूरी की पूरी संरचना खत्म कर ली है बच्चा, किसका? सिर में मिलने वाली एक एक संरचना हमारी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। अब अगला जो आएगा वो क्या आएगा? धड़, ठीक है, कि अब धड़ में कौन कौन सी संरचना मिल रही है। अब बताइए जरा खुद से, पहले खोजिए क्या क्या संरचना मिल रही है धड़ में। पैर मिल रहा है, हाँ हाँ, हाथों कह दो, हाथ भी कह दो, कहना क्या है इसमें? अच्छा, मेंढक को कभी बढ़िया से पकड़ के देखे कि नहीं? कौ पैर होता है? 4 गो होता है, ठीक है, पक्का? ठीक है। अगला पैर, आप पिछला पैर देखा कभी उसका? आपने देखा है? अच्छा, जब बढ़िया से देखोगे तो अगला पैर जो होगा, छोटा बड़ा तो जगह की चीज है। अगले पैर में 4 उंगली होती है, पिछले पैर में 5 उंगली होती है, ठीक है। अगले दोनों पैर में 4 उंगलियां होती हैं और पिछले पैर में 5 उंगलियां होती हैं। और वो जो अगला वाले पैर में 1 उंगली कम है, वो जो कम जो हुई है ना, वही संरचना फूल जाती है। जैसे मान लो कि सर ये 5 उंगली वाली हाथ है हमारी, 1 उंगली इसमें नहीं है, ये उंगली की जगह पे ये संरचना ऐसे करके फूल गई है, बस समझे? तो यही फूले हुए संरचना से वो मादा मेंढक के ऊपर चढ़ करके उसके पेट को दबाता है। हाँ, ठीक है। तो अगले वाले पैर में 4 उंगलियां होती हैं, 5वां उंगली क्या हो जाता है? नहीं होता है, उसके जगह पे फूली हुई संरचना बन जाती है और उसी संरचना से वो निषेचन के दरमियान काम करते हैं, ठीक है। उसको एक नाम देते हैं हम लोग, और ये स्पेशली नर में होता है, ये भी याद रखिएगा। ये फूली हुई संरचना नर में होती है, मादा में 4 उंगली ही रहेगी, 5वां उंगली जो है फूला हुआ है किसमें? नर में। मादा में वो 5वां उंगली फूला हुआ नहीं रहता है। इसको एक नाम देते हैं, उसका नाम एमपी एक्सिलरी पैड बोलते हो तो इंग्लिश में है, हिंदी में इसका नाम कुछ होना चाहिए। हिंदी नाम नहीं मिल रहा है जी, कोई नहीं, चलिए इंग्लिश वाले नाम से काम चला लेंगे। चलिए आगे देखिए, चलिए अब इसके धड़ की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला था इसको इंग्लिश में कल? ट्रंक, ठीक है। अब इसके धड़ में सिंपल से याद रखिएगा बच्चा, कोई और विशेष संरचना तो नहीं, लेकिन क्या मिलते हैं? सीधे सीधे ये कैसे होते हैं? चतुष्पादी होते हैं, यानी कि इनके कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, जिसमें से
दो क्या है इनके, अग्रपाद और दो पश्चपाद। अब इसमें भी अगर हम लोग बढ़िया से देखें, अगर थोड़ा सा नर और मादा को अलग करके, जैसे एक तरफ रखते हैं सर नर को और एक तरफ मादा को, देखिएगा तो नर का जो अग्रपाद है यानी कि अगला जो पैर है, इसमें मिलेंगी 4 उंगली और पश्च वाले में 5 मिलेगी। ठीक है, आराम से। इसी अगर मादा की बात कर ले सिंपल, तो मादा के भी अगले पैर में अग्र वाले में 4 उंगलियां मिलेंगी और पश्च यानी कि पिछले वाले में 5 उंगलियां मिलेंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि यहां जो एक उंगली गायब है, किसमें से, नर में से जो एक उंगली गायब है, ठीक है, वो एक उंगली फूली हुई संरचना में बदल जाती है। ठीक है, और वही संरचना फूल जाती है, इसी को कहते हैं क्या हम लोग, एम्पी एक्सिलरी पैड। इसका हिंदी नाम देख लेंगे बाबू क्या है। ठीक है, फिलहाल एम्पी एक्सिलरी पैड बोलते हैं इसको। और इसी का अच्छा एक चीज ना और कई बार पूछा है कि एक मेंढक जो है, नर मेंढक एक मादा मेंढक से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे तो बात करें तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या होते हैं, लैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करते हैं ना। मेंढक क्या करता है, लैंगिक द्विरूपता दिखाता है। मेंढक लैंगिक रूप से द्विरूपता दिखाते हैं। ठीक है, अब सर लैंगिक रूप से द्विरूपता दिखा रहे हैं तो सिंपल सा कि एक क्या हो जाएगा, नर, दूसरी मादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे हम अपनी बात कर लें कि सर एक नर है मनुष्य में, एक मादा है, सारी की सारी संरचना तो सेम है। कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो नर में हैं तो मादा में नहीं है। ठीक है, जैसे स्पेशली अगर हम जनन अंग को छोड़ दें तो एक नर और एक मादा में, मनुष्य में कोई भी ऐसी संरचना नहीं है जो नर में है और मादा में नहीं है। केवल अगर जनन अंग को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि जनन अंग कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं बाबू, नर के लिए अलग हो जाते हैं, मादा के लिए अलग हो जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं एक जनन अंग को छोड़ दिया जाए तो जनन अंग को छोड़ने के बाद 2 ऐसी चीजें हैं नर में जो नर में तो हैं, मादा में नहीं है। ठीक है, वो कौन है, तो सबसे पहला कौन, वाक्यकोश। ठीक है, और दूसरा एम्पी एक्सिलरी पैड। एक्सिलरी पैड, ये दोनों की दोनों चीजें केवल और केवल किस में पाई जाती हैं, नर में पाई जाती हैं। मादा में ये दोनों की दोनों चीजें अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती। ठीक है, ये जो एम्पी एक्सिलरी पैड है ये बार बार बता रहे कहां पे काम में आएगा, जब मैथुन की क्रिया होगी, जब युग्मकों को बाहर निकालना होगा, उस समय कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, पीठ को दबाना पड़ता है एक मादा को, तब जाकर के वहां उसके अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलते। अच्छा, उसके बाद एक चीज जानते हो, जब निषेचन हो जाएगा, निषेचन कैसा होगा, बाह्य निषेचन होगा। तो बाह्य निषेचन होने के बाद क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। उस युग्मनज को ना मादा मेंढक अपने पीठ पर लेके ढोती है। ठीक है, अपने पीठ पर लेकर के ढो रही होती है, उसके पीठ पर गड्ढे 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 हो जाते हैं। ठीक है, अपने पीठ पर उस मेंढक के जो युग्मनज है उसको चिपका लेती है, अपने शरीर पर लेकर के घूम रही होती है चारों तरफ। कुछ पोषण चाहिए होता है, वो पोषण उनको उनके पीठ से ही मिल जाता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, टेडपोल बनते हैं, तब उनको अपने पीठ से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये था आपका कहीं ना कहीं आकार की, पूरा का पूरा आकार की बच्चा हम लोग का खत्म हो गया। ये जो बाह्य आकार की देख रहे थे, आकार की खत्म। धड़ में है ही क्या, बस केवल पैर है, अब पूंछ तो है ही नहीं। ठीक है, अब क्या आएगा, तो अब पढ़ेंगे इसकी हम लोग आंतरिक संरचना।